शाम को नाज़रीन प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। क्या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मिर्ज़ा गालिब का ही शेर है कि बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। और आज की जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की अपने मुल्क की बात करें और मुल्क की सियासत की बात करें, मुल्क की पार्लिमानी इस सूरत हाल की बात करें जो पार्लिमान में और सियासी जमातों में हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली ये शेर जो है उस पर फिट बैठता है। होना क्या है, बड़ी आम सी चीज़ है, कोई पहली तरमीम नहीं हो रही। 25-26 तरमीम इस मुल्क में आइन में हो चुकी हैं, लेकिन ये कौन सी ऐसी आइनी तरमीम है जो इस हद तक अहम है कि आपने इतनी अर्जेंसी में आपने सैटरडे संडे को इजलास तलब किया, और जो आपके रकीन असम्बली हैं वो सुबह से रात तक इजलास के फ्लोर ऑफ द हाउस बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जी कब आए और कब प्रेजेंट मिस और प्रेजेंट सर उनको कहना है। सूरत हाल इसका बिल्कुल ऐसी है, और अब कुछ बेचारे वहाँ खाना मंगा के खा रहे हैं, कुछ जो है वहाँ पे अपने लॉजेस में वापस चले गए, जो हमें इसका सूरत हाल बताई जा रही है। अब इतनी इमरजेंसी क्या है, इतनी अजलत क्या है, इतनी अहम क्या हो गई, टाइमिंग्स कितने इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मुख्तसरन ये कि जो आइनी तरमीम आ रही है उसका पता ही नहीं है कि वो क्या आ रही है, किसी को पता ही नहीं है सिवाय 2 से 3 लोगों के जो हमारी इत्तलात है। मुख्तसरन ये कि जो हुकूमत के पास इस सब वोट है और सबको पता है जब आइनी तरमीम की जाती है तो 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दरकार होती है। हुकूमत के पास इस वक्त 212 वोट्स हैं, उसको 224 वोट नेशनल असम्बली में उसको रिक्वायर्ड है, यानी 12 वोट्स उनको मजीद चाहिए। इसी तरह से अगर सेनेट की बात करें तो हुकूमत के पास इस वक्त 55 वोट है, हुकूमत को 64 वोट रिक्वायर्ड है, यानी 9 वोट इसमें मजीद चाहिए। अब ये जो कमी पूरी करनी है उसमें जो असल जो रोल सामने आ रहा है वो आ रहा है JUIF का, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब का। कल से हम देख रहे थे कि इंतहाई अहम मुलाकातें चाहे वो हुकूमती शख्सियात की हों या अपोजिशन से हो, यके बाद दीगरे मुस्तकिल मौलाना साहब से के साथ हो रही हैं। और फाइनली इस हद तक तो मामला आगे बढ़ा है कि मौलाना साहब ने कहा है कि मैं पार्लियामेंट जाता हूँ। पार्लियामेंट वो पहुँच भी गए, जो खुसूसी कमेटी है उसके इजलास में शिरकत करेंगे, जो उनकी तजावीज़ हैं या जो उनकी शराइत हैं या जो उनके मुतालबात हैं वो उसमें रखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर शायद उनकी ना जो है वो हाँ में बदल जाए। इसहाक डार साहब, जब ये बात बार बार हो रही है कि तरमीम में है क्या और इसको इतना सीगे रास्त में रखने की ज़रूरत क्या है, पार्लिमान की इरादारियों से यही बात पूछी गई एक सहाफ़ी की जानिब से। इसहाक डार साहब से क्या कह रहे थे, सुनते हैं। सर कौन कौन सी मुजद्दा तरमीम आ रही हैं? लॉ मिनिस्टर मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सर आपको बताएंगे। लेट द कमेटी स्टार्ट, पहले उन्हें करने में, फिर इंशाल्लाह। सर तजावीज़ टोटल कितनी है आइन में? आप गैस करेंगे। सर महंगाई के लिए, अवामी इशूज के लिए भी इतनी रात तक सर और जागे कभी आप सकते हैं? 9% ऐसे ही आ गई है, 30 से कम हो गए 8 महीने में 9.6% तो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और आगे आएगी इंशाल्लाह। महंगाई का होने का दिया तो दे दिया, लेकिन आप तस्वुर करें कि मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता तरमीम क्या आ रही है, आप लॉ मिनिस्टर से पूछे। तो ये अगर सूरत हाल है तो क्या कहा जा सकता है अगर वो सच कह रहे हैं, अगर उनकी बात को मनोन सच तस्लीम कर लिया जाए। असद कैसर साहब, ताल्लुक उनका PTI साहब, वो भी इस पे सवालात उठा रहे हैं, सुनिए। जो भी है दिखाए ना, रात की तारीकी में कैसी जो कानून साजी होती है, जो ला जो जल्दी में हो जाती है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, और पता नहीं कहाँ से उसको ऑर्डर मिलते हैं कि इनको इतनी जल्दी है। यानी एक तो इसकी नंबर पूरी नहीं है, यदि अभी तक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर नहीं हो रहा, जब अभी तक ड्राफ्ट शेयर नहीं हो रहा तो उसमें मतलब ये बिल्कुल ये पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प बनाया है, बिल्कुल उन्होंने मजाक बनाया है। बहरहाल असद कैसर साहब जाहिर सी बात है अच्छी तरह से वाकिफ़ है, उन्होंने भी एक दौर गुजारा है कैसे होता है क्या होता है, खुद तो खान साहब खुद अपनी ज़बान से कह चुके हैं। अहम इत्तेहादी MKM फारूक सत्तार साहब को भी इस हवाले से पूछा गया और उन्होंने भी थोड़ी सी अवामी इशू पे बात करते करते उसका तड़का भी लगाया, लेकिन उसके बाद वो कुछ मजीद बात भी कह गए। क्या कह रहे थे? एक जरूरत होती किसी वक्त की ना, कि भाई अगर ये नागुज़ीर और महसूस किया जाए कि मुल्क के इस्तेकाम के लिए और आवाम के जो बड़े मसाइल हैं, बिजली, गैस, तेल, उनकी कीमतों को कम करना, लोड शेडिंग को ख़त्म करना और बेरोज़गारी, महंगाई का कोई तोड़ निकालना, और उसमें उस तरह माहौल नज़र नहीं आता कौमी असम्बली में या सेनेट में, जब हुकूमत और अपोजिशन कम अज़ कम किसी एक एजेंडे पर एक पेज पर हो। तो चले मुखालफत में वो कोई बात करे, अगर हुकूमत को ये महसूस होता है जो बड़ी हमारा हलीफ है, एलाई है, PMLN,
कि अगर एक मरतबा ये हुकूमत मुस्तहकम हो जाए, मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए बाकी इक़दाम किए जा सकते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में जो मोटी मोटी बातें हमारे सामने आई, जो इस्लाहात हैं, वो उस किस्म की जो इससे पहले भी सियासी और आईनी इस्लाहात के एजेंडे पर रही हैं। कोई बहुत ऐसी नई बात नहीं आ रही है। हाँ, इससे वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर हुकूमत को फायदा जरूर होगा। हुकूमत को फ़ायदा ज़रूर होगा, शायद हुकूमत को ही फ़ायदा हो। अता तारर साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये, एक तरफ बात ये हो रही है कि मुसवदा का क्या है, कंटेंट क्या है, ड्राफ्ट क्या है, किसी के इल्म में नहीं है। दूसरी तरफ अता तारर साहब कह रहे हैं कि एक एक नुक्ते पर मुशावरत की जाती है और सियासी मुशावरत हो रही है, सियासी मुशावरत हो रही है। दूसरी तरफ मौलाना साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई मुसवदा तो दिखा दो, उसमें लिखा क्या है, और वो शायद वही देखने के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में पहुंचे भी हैं। क्या कह रहे थे अता तारर साहब, ये भी सुन लेते हैं। आईने पाकिस्तान में जब तरमीम की जाती है तो जो कानूनी माहिरीन हैं, एक एक नुक्ते के ऊपर उनकी राय तलब की जाती है। तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पे मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक इस पे जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताखीर हो जाती है। तो जो हुकूमती जमातें हैं, उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है इस वक्त। जो अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसवदा है वो उनके पास भी मौजूद है, और वो एक एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। और इस मुशावरत का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी हो, पाकिस्तान की अवाम की भलाई हो। हमारे 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट कानून में भी तरमीम कर सकती है, आइन में भी। जब ये बात की जाती है पाकिस्तान के अवाम की तो ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है, इस पर कोई नाराज़ ना हो। बहरहाल जो सारे दिन की रुदात थी वो हमने आपके सामने रख दी। आखिर में जो कि असल जो मैन ऑफ द मैच है, यानी JUI, उसमें जो उनके मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब हैं, जब वो पार्लियामेंट, जब ये तमाम मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म हुआ, उसके बाद मौलाना साहब ने कहा कि मैं खुद पार्लियामेंट हाउस चले जाता हूँ। मुख्तसर तरीन उन्होंने मीडिया से बात की, ज़रा क्विक सुन लेते हैं। हमें अब तक वो बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। जब हमें शरह सदर नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। बहर कैफ अब इजलास चूँकि बुलाया गया था, अब इजलास में सारे पहुंच गए हैं, हमारा इंतज़ार है, तो हमने कहा कि हम इजलास में जाके शरीक होते हैं और वहां हम अपना मौक़िफ़ बिल्कुल खुलकर सामने रखेंगे कि इतनी जल्दी भी क्या ज़रूरत थी कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो हम शायद इस पोजीशन में ना हो। तो ये तो थे तमाम हमारे सियासतदान, हमारी सियासी पार्टीज़। अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जिन्होंने हमें जो पैनलिस्ट, जिन्होंने हमें ऑनरेबल पैनलिस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे आपका तारुफ। अहमद उवैस साहब लीगल एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर। आरफा नूर साहिबा सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के डॉन न्यूज़ के, वो सब पार्लियामान हाउस के सामने मौजूद हैं और सारा दिन वहाँ पर मौजूद रहे। तमाम के तमाम वहाँ पर जो सरगर्मियाँ हो रही थी उससे बाखबर रहे भी और बाखबर करते भी रहे। आगे चल के शाह खबर साहब को भी हम लेंगे, लीगल एक्सपर्ट, मुख्तलिफ लोगों की राय जानेंगे। दोनों मेहमान शख्सियात जो कि अहमद उवैस साहब और आरफा नूर साहब, अगर आपको इजाज़त हो तो ज़रा मैं शिराजी साहब से ज़रा पार्लियामान का अहवाल जान लूँ कि मौलाना साहब वहाँ पर पहुँच तो गए हैं, इस वक्त उनकी एक्टिविटी क्या है और आगे वो सारा माहौल इस वक्त क्या देख रहे हैं। जी शिराजी साहब फरमाइएगा। जी नादिया, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ इससे करूँगा कि ये एक ऐसी शादी है कि जिसकी तारीख़ तो मुकर्रर कर दी गई, लेकिन और साथ में जो बाराती हैं उनको भी बुला लिया गया, लेकिन अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि दुल्हन कौन है, दूल्हा कौन है और किन शराइत पे ये निकाह होने जा रहा है। तो बड़ी एक अजीब सी कैफियत इस वक्त बनी हुई है कि अरकान पार्लियामान की बड़ी तादाद के जो सुबह से गोया कि 11:30 बजे का वक्त था पहले यहाँ पहुँची, वफाकी वज़रा भी यहाँ के बैठे हैं और मुसलसल इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आईनी तरमीम का पैकेज के जिसका पिछले काफ़ी दिनों से एक शोर सा मचा है वो कब आएगा और उसके बाद कब वोटिंग का अमल शुरू होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो एक इंतज़ार की कैफियत है उस पर इजाफ़ा होता जा रहा है। और अभी भी कहा यह गया कि शायद 10 बजे होगा शुरू, लेकिन नहीं हो पाया। इस दौरान इतना ज़रूर हुआ है कि एक डेवलपमेंट के मौलाना फजल रहमान के जिनके साथ पहले तहरीक इंसाफ, उसके बाद हुकूमती जमात की जो टीम है उनका मिलना,
और काफ़ी घंटों की मुलाकातों के बाद मौलाना फजल रहमान साहब बिलाखिर आ तो गए हैं इस पार्लिमान में, और शायद वो ख़ुसूसी कमेटी के इजलास में भी शरीक हो रहे हैं और इस वक्त वो चल रहा है। लेकिन जैसे आपने अपनी इब्तदाई में भी बताया कि बुनियादी तौर पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि अगर कोई आइन के अंदर तरमीम की जानी है, ये की जा रही हैं, तो वो क्या हैं, उनके खद्दो खाल क्या हैं, उसमें उसकी डिटेल्स क्या हैं। बुनियादी तौर पे मौलाना फजल रहमान के जिनका बड़ा इस सारे खेल में बड़ा कलीदी रोल है, अगर वो वोट करते हैं तो 2/3 अक्सरियत मुकम्मल हो पाती है, और अगर वो नहीं करते तो यकीनी तौर पे हुकूमत इतनी बड़ी एक्सरसाइज को मुकम्मल नहीं कर पाएगी। और इस वक्त जहाँ पे शायद उनको सियासी फ़वाइद से मुताल्लिक अपनी जगह पे वो डील कर रहे हों, वो अपनी जगह, लेकिन बतौर सीनियर सियासतदान वो ये जानना चाहते हैं कि अपोजिशन बेंचों पे बैठ के अगर वो किसी भी हुकूमती मूव का हिस्सा बनेंगे तो उसमें क्या कुछ है। तो वो किसी शायर ने क्या कहा था कि वो बात जिसका फसाने में कहीं जिक्र न था, वही बात उनको नागवार गुजरी है। तो मेरे ख्याल में उनको खदशा इस बात का है कि हुकूमत जो ज़बानी कलामी उनको बता रही है कि ये तरामीम है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कैमरों के सामने खड़े होके हुकूमत के हिमायत का ऐलान करें, और जब ये मुसवदा उनके सामने पार्लिमान में आए तो उसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल हों और जिनसे फिर पीछे हटना उनके लिए मुमकिन ना हो। तो मेरे ख्याल में ये ख़तरा उनको इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि बार बार वो मुसवदा लेने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सामने रखें, उसके बाद अपनी पोजीशन को क्लियर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अहमद उवैस साहब, ज़रा आपकी तरफ आऊँगी। सर मुझे ये बताएं कि आइनी तरमीम पहली तो नहीं हुई हैं, मेरा ख्याल 26 आइनी तरमीम हो चुकी हैं। अब ये इतना इसको सिक्रेसी में रखना, इतना उसको खुफिया रखना, किसी से शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं, फिर इसकी अहमियत उसकी वजह से ज़्यादा दोबाला हो गई, शकूक व शुबात भी ज़्यादा बढ़ गए। फिर इतनी हड़बौंग में जिसको कहते हैं, इतना हैपोजिट वे में सैटरडे संडे को इजलास बुला लिया, नंबर गेम आपके पास है नहीं। क्या इतनी अहमियत की हामिल और इतनी जल्दबाजी की हामिल क्यों हो गई ये तरमीम सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये इस कदर अहमियत जो है वो इसकी अहमियत सिर्फ शहबाज शरीफ और उनके ग्रुप के वजह से है। उनके पास इनकी अहमियत है। कौम को अगर आप सामने रखें तो कौम की तो हालत आपके सामने है। पाकिस्तान इस वक्त इतनी इकनॉमिक क्राइसिस में है कि जिसका कुछ बदल नज़र नहीं आ रहा। आवाम जो है इस कदर तकलीफ़ में है कि उनकी इक़्तिसादी हालत देख लीजिए, माशी तौर के ऊपर जो मसाइल हैं वो उनका कोई हल तक अब तक नहीं निकल सका। करप्शन जो है वो टॉप पे जा चुकी हुई है और लाखों केसों की भरमार भी है। तो ये ऐसे स्टेज के ऊपर, जबकि चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं आइंदा कुछ हफ्तों के अंदर, 1.25 महीने के अंदर, तो उस अर्जेंसी कौन सी है? अर्जेंसी सिर्फ ये है कि ये अपना तहफ़्फ़ुज़ करके ये पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक अंगूठा रखना चाहते हैं, ये उसको दबाना चाहते हैं, ये हुकूमत के एग्जीक्यूटिव की कंट्रोल के अंदर अदलिया को लाना चाहते हैं, विच इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का आइन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बुनियाद आज़ाद अदलिया के ऊपर है, और आज़ाद अदलिया जो है उसके ऊपर ये सबसे बड़ी पाबंदी लगाई जा रही है। जो अंदाज में इस वक्त इस अर्जेंसी के अंदर ये तरमीम जो है वो की जा रही है। या तो बताइए ना कि इस तरमीम से क्या किसको फ़ायदा पहुँचेगा? हुकूमत बनती है आवाम के लिए, सही है, तो आवाम को क्या इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा? हाँ, इससे फ़ायदा पहुँचेगा कि ये ग्रुप जो है ये अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस और अपनी मर्ज़ी के जजिस और उनसे हर किस्म की कमिटमेंट लेके किसी को लाएंगे और एक ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रहे हैं, वहाँ किसी रिटायर्ड जज को बैठा देंगे। अंदाजा लगाइए कभी ये भी निज़ाम चला है। ये किसी सूरत वर्केबल नहीं होगा। ये तो रिफ्लेक्ट करता है और आपने हर चीज अपनी छाती से छुपा के रखी हुई है। ये तो ओपन डिबेट होनी चाहिए। कई दिन और कई हफ्ते अगर डिबेट हो तो कोई हर्ज नहीं होता है। अमेंडमेंट जो है वो कोई रोज रोज तो होती नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हुकूमत के मामलात को वो रेगुलेट करता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा
बिल्कुल ठीक है। मैं आरफा आपकी तरफ इसी हवाले से आती हूँ, ज़रा फरमाइएगा कि अब जैसे बात ये हो रही है ना कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत, उसका ज़ाहिर है बेनिफिशरी जो है वो चीफ जस्टिस भी होंगे, सभी होंगे अगर 3-3 साल 62 से 65 कर दी जाए, 65 से 68 कर दी जाए। लेकिन ये जो एक तो ये कि वही सीक्रेसी वाली बात और फिर अर्जेंसी वाली बात, आपको क्या लगता है कि ये अभी तो टाइम है ना, अक्टूबर के मेरे ख्याल 3rd वीक में जाके उनको रिटायर होना है, तो अभी से इतना अर्जेंट मामले को फिर जब तक आपने पूरे दिन 2 दिन की आपने एक्सरसाइज कर ली, अभी तक आपके पास नंबर गेम नहीं था, तो हुकूमत पूरे एतमाद थी, फिर अचानक क्या हुआ? शुक्रिया नादिया। देखिए, एतमाद से ज्यादा मेरे ख्याल में यही बात है कि जब भी कोई हुकूमत, और ये पहली हुकूमत नहीं है, अब हमारी हुकूमतों को आदत पड़ गई है कि वो समझते हैं कि पार्लियामेंट में जब भी कोई लेजिस्लेशन करनी हो, कानून साजी करनी हो, आखिरी मिनट में मुसव्वदा दो और उसके बाद सब MNAs को, सेनेटर्स को कहो आखिरी मिनट पर कि वो वोट डालें जैसे भेड़ बकरियां हैं और आप उसको कानून बना लें। तो एक तो ये रवायत डल गई है, उसके ऊपर कि क्यों डली है उस पर बहस अलग, मगर जो जिस तरह हुकूमत ये कर रही है, देखिए उससे मेरे ख्याल में तो कुछ जो है ना बदनीयती जाहिर होती है। जैसे आप भी बार बार पूछ रही हैं, मेरे ख्याल में तो जो इतनी अर्जेंसी है उससे ज्यादा बड़ा सवाल है कि इतनी सीक्रेसी क्यों है, जो भी आपने पूछा है। देखिए, आप बात कर रही हैं अदलिया की, जो जजेस की उम्र के अंदर वो इजाफा करना चाह रहे हैं। अब ये हम कब से बात सुन रहे हैं? आज जो जराए से टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू हुई है उसके अंदर और भी चीजों का इजाफा कर दिया गया है। आपने नोट किया होगा कि एक चीज जो जराए से बताई जा रही है, हमें पहले तो यही बताया था ना कि जजेस की उम्र में इजाफा कर देंगे, फिर हुकूमत के पास एक 5 जजेस का पैनल आएगा, वो उसमें से अपना चीफ जस्टिस चूज करेंगे। अब आज ये भी हमें मालूम हुआ है कि बलूचिस्तान असेंबली में सीट्स बढ़ाई जा रही हैं। तो अगर मैं आपसे एक सेकंड को हम ये जजेस वाला इशू साइड पे भी रखते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तो हमने 6 महीने इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस में ताखीर की, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की तब वायलेशन की क्योंकि हमें बताया गया कि नया सेंसस हुआ है, उस नए सेंसस के बेसिस पर डीलिमिटेशंस होंगी और डीलिमिटेशंस इस तरह होंगी कि जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उनको ही वो तब्दील किया जाएगा। अब सडनली आप बलूचिस्तान की सिर्फ सीट्स बढ़ा रहे हैं, किस बेसिस पे बढ़ा रहे हैं? किसी से कोई बात हुई है, कोई सेंसस है, क्या वजह है? अगर ये बात सही है, ये तो सभी कयास राय ही है ना। इसके अलावा भी अब टीवी चैनल से हट जाए, वीलॉग्स पे चले जाएं, तो ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि क्या कुछ नहीं आ रहा है इन तरामीम में जो हम बात भी नहीं कर सकते। तो बदनीयती मैं तो कहूंगी हुकूमत की है, उनको मालूम है कि इतना कंट्रोवर्शियल है कि वो चाहते ही नहीं है कि वो किसी को बताएं, इसीलिए मौलाना साहब से या औरों से भी उन्होंने कुछ चीजें शेयर की हैं, उन्होंने पूरा वो जो ड्राफ्ट शेयर नहीं दिखाया, जैसे शिराजी साहब कह रहे हैं। सॉरी, मैं तो क्या इतनी सीक्रेसी से तो यही लगता है कि छुपाने की कोई चीज है, छुपाने की चीज है। इसका मतलब है कि वो शायद जमहूरियत के हक में भी अच्छा ना हो। और मेरे ख्याल में आज सबसे ऑनेस्ट बात तो फारूक सत्तार साहब ने की, जब उन्होंने कहा कि ये जो हम लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट्स, ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हुकूमत जो है वो मजबूत हो जाए। और ये तीसरी दुनिया के जो ममालिक होते हैं इनके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा करने का मतलब यही होता है कि आप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स बना रहे हैं। शिराजी साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ, बल्कि उसके पहले जरा क्विक मैं पढ़ लेती हूँ कि आज की जो अभी जिस तरह से जिक्र कर रही थी, क्योंकि ऑल्दो के जिस तरह से कह रहे हैं मोहम्मद अवैस साहब भी कि उसको बड़ा सीने से लगा के रखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो जराए से बाहर आ रही हैं। शिराजी साहब उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। मुजव्विज़ा जो आईनी तरमीम में 20 से ज़्यादा शिक़ें शामिल की गई हैं जो जराए हमें बता रहे हैं। आर्टिकल 63, 51, 175, 187 में तरमीम की तजवीज़ है। मुल्क में एक नई आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। आईनी अदालत आर्टिकल 184, 185, 186 की पटिशन सुनेगी। आर्टिकल 175 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती से मुताल्लिक़ है। आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की तश्कील जजेस तकर्रियों से मुताल्लिक़ है। चीफ जस्टिस तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस की अपील्स पैनल से होगी, जो तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को आगाह किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। हाई कोर्ट जजेस की दूसरी सूबों में ट्रांसफर की भी तजवीज़ है।
जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ का भी इसमें हिस्सा डाला गया है। बलोचिस्तान असेंबली की सीट जो भी आरफा भी कह रही थी 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी इसमें शामिल है। ये सारी ज़राए से चीज़ें आ रही हैं। जो मुनहरिफ वराकीन से मुताल्लिक़ आर्टिकल 63 में भी तजवीज़ दी गई है कि उसमें भी तरमीम कर दें, यानी मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ आर्टिकल 51 में भी तरमीम का तो शिराजी साहब अगर आप इस पर ज़रा अपनी कोई बात करना चाहें, मतलब ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको बुनियाद बना के गाहे बगाहे उनको कंट्रोवर्शियल बना रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजंस आ रहे थे, चाहे वो रिजर्व सीट्स के मामले पर हो, जजेस के मामले पर हो, असखुद नोटिस के मामले पर हो। बहुत सारे जजेस के ऐसे फैसले जो उनको पसंद नहीं थे तो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो जाएंगी। तो इसमें अवाम है कहीं? फारूक सत्तार साहब जो भी हवाला दे रही हैं आरफा सही कह रही हैं, ये तो हुकूमत का फ़ायदा है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर ये अवामी मफाद में होता तो जो माजी में प्रैक्टिस रही है वो हमेशा जब आइनी तरमीम की गई हैं तो जो दोनों ऐवानों की कायमा कमेटीज़ हैं उनमें ये मुसवदे सर्कुलेट होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और कई हफ्तों तक इस पर डिस्कशंस डिबेट होती है और हमेशा हुकूमत वक्त की ये कोशिश होती है कि इसको कॉन्सेंसस के साथ, गोया कि अपोजिशन बेंचों पे बैठे लोग हों या हुकूमती बेंचों पे, क्योंकि आइन के अंदर तरमीम हो रही हैं तो लिहाजा इसकी ओनरशिप हर किसी के पास हो ताकि मुस्तकबिल में इन तरमीम को कोई कंट्रोवर्शियल ना बना सके और ना ही ये कहा जाए कि ये उजलत में या उस वक्त की जो अपोजिशन है उसको इग्नोर करके की गई। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल अगर देखें तो नंबर्स तो ये बताते हैं कि अगरचे ये कोलिशन गवर्नमेंट है लेकिन तहरीक इंसाफ इस पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात है और सेनेट के अंदर भी उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन वो जमात इस वक्त इस सारे अमल से बिल्कुल लाताल्लुक़ है, उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, उसके साथ किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही। हल्के से ये ज़रूर कोई ग्लिम्सेस दिए गए हैं जो कल सेनेटर इसाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा जब आए हैं सेनेट में तो उन्होंने वो 3-4 नुकात ज़रूर बयान किए हैं, लेकिन जो एक तवील फहरिस्त है तरामीम की उसका जिक्र वहाँ पे नहीं किया। और आज मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मेरी कई वफाकी वज़रा से बात हुई है जिसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि 97% वफाकी काबीना भी सारे अमल से लाइल्म है। सिर्फ 3 वफाकी वज़रा हैं जिनमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। गोया कि 3 अफराद हैं जिनको इल्म है कि वो कौन सी तरामीम है जो लाई जा रही हैं। 97% वफाकी काबीना ला इल्म है और नीचे फिर जो अरकान है उनके बारे में तो मत पूछिए, वो तो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त उनको कॉल आएगी कि उन्होंने जाके वोट डालना है। तो मेरा ख्याल में ऐसे में जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि आवाम के वसी तर वफात में की जा रही है, मुझे लगता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। और मौलाना फजल रहमान साहब को भी यही तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये शायद पीपल या पर्सन सेंट्रिक है, ये किसी एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए या हुकूमत वक्त किसी क्राइसिस से बचना चाह रही है, क्योंकि कल वर्किंग डे है नादिया और कल सुप्रीम कोर्ट 9 बजे ऑन हो जाएगी। और आपको मालूम है कि सैटरडे के दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़े वाज़े तौर पे कहा गया है कि उनके फैसला जो 12 जुलाई का है उस पर अमल दरामद ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इनको लग रहा है कि शायद कल के दिन ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन को बुला लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में और उनसे कहा जाए कि तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिफाई किया जाए और मखसूस नशिस्तें जो लोगों को दीगर पार्टीज़ को दी गई हैं उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ये जो आइनी तरामीम का पैकेज है ये ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, हकीकत रूप नहीं धार पाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है शिराजी साहब, इस पे ज़रा अपना इनपुट दीजिएगा अहमद उवैस साहब कि अगर इस तरह से हो जाता है, क्योंकि ऑल दो कि ठीक है पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन अगर जिस तरह से उन्होंने कहा कि पर्सन स्पेसिफिक, पर्सन सेंट्रिक या किसी एक इंडिविजुअल सेंट्रिक कोई ऐसा इवन तो तरमीम भी होती है तो उसमें फिर कोई रोल रह जाता है अदलिया का कि वो उसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं कर सकती लेकिन खुद नोटिस या समथिंग लाइक दिस। देखिए बात यह है कि वो अलग बात है कि जब तरमीम हो भी जाए तो अदलिया जो है फिर उसके ऊपर पावर ऑफ रिव्यू है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जिस अंदाज में ये सब कुछ किया जा रहा है इसमें कोई शक नहीं और कोई शुबा लगता नहीं ज़रा बराबर भी कि जो स्टेट के 3 पिलर हैं पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी,
तीसरे पिलर को बाई डिज़ाइन कमज़ोर किया जा रहा है और गिराया जा रहा है। डायरेक्ट उसको एग्जेक्टिव के कंट्रोल में लाने की कोशिश पार्लियामेंट की और एग्जेक्टिव के पार्लियामेंट बल्कि एग्जेक्टिव के कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बगैर आइन जो है वो उसका वो बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो हिल जाता है पूरे का पूरा। इसलिए ये तमाम के तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं। आप देखिए जिस मुल्क के अंदर 55% से ज़्यादा लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हों और बदहाली हो इक़्तिसादी एतबार से, यहाँ अर्जेंसी कौन सी है? हुकूमत तो बनती है अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, और आपने ये सिर्फ खौफ है इनके अंदर। और खौफ किस बात का है कि ये झूठे मैंडेट के साथ, स्टोलन मैंडेट के साथ झूठा ओथ लेके ये पार्लियामेंट में आए हुए। इन्हें पार्लियामेंट की कदर ही नहीं है, इन्हें पार्लियामेंट की रवायात की भी कदर नहीं है। ये सत्यानाश करने लगे इस मुल्क को। जैसे वो मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट में गए तो उन्होंने ही टर्न आउट टू बी द गोर्बाचोव ऑफ क्रिकेट, और ये मुझे कोई शक नहीं होगा और मैं आपको बरमला कहता हूँ कि जो आज रात हो रहा है और ये इसमें किसी तरीके से इन्होंने ये हरकत कर ली तो ये शहबाज शरीफ जो है हिस्ट्री लिखेगी इसको कि ये पाकिस्तान का गोर्बाचोव साबित होगा। खतरनाक तरीन खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। मैं जरा जो शिराजी साहब ने बड़ी अहम बात की, आरफा साहब इस पर ज़रा आप भी अगर कुछ रोशनी डालें। ये जो उन्होंने कहा कि कल वर्किंग डे है, कोर्ट्स खुल जाएंगे, और उससे पहले जो हमने कल एक फैसला जो वजाहती देखा था अक्सरियती जजेस का, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि नाकामी या ताख़ीर की सूरत में फॉर एनी डिले और फेलियर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो कल क्या आपको लगता है कि अगर आज ये कि नहीं हो सकी आईनी तरमीम का बिल पेश या मंजूर, तो कल कुछ गेम पलट सकती है आपकी नजर में? इंपॉर्टेंस है इसकी? नादिया साहब, हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर देखें ये तो हम अब गुफ्तगू काफी अरसे से कर रहे हैं ना कि जब आप अदलिया इतनी ब्लेटेंटली और इतने दिनों से ये गुफ्तगू हो रही है कि अदलिया जो है उसको उसके पावर्स को कम करना है किसी तरीके से, जैसे शिराजी साहब ने भी कहा एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल बढ़ाना है अदलिया के ऊपर, तो फिर जाहिर है उनकी तरफ से भी कोई रद्द अमल आएगा। तो ये जो समझ रहे हैं कि ये आईनी तरमीम अगर इन्होंने कर भी ली, जिस तरह भी, चाहे मौलाना साहब साथ आए या आज़ाद कैंडिडेट्स हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, तो ये मामला यहाँ ख़त्म तो नहीं होगा, ये तो आगे भी चलेगा। बिल्कुल इसके ऊपर मेरे ख्याल में अदलिया से भी रिएक्शन आएगा। ये तो नहीं हो सकता जैसे उन्होंने अगले दिन दिया है। देखें इसमें बात ये भी हो रही है कि 63A के ऊपर जिसके ऊपर अदलिया का एक फैसला है और उस फैसले की हमने भी तनकीद की है। इट्स अ प्रॉब्लमैटिक डिसीजन कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालते हैं तो ना वो वोट काउंट होगा, मगर आप डिस्क्वालीफाई भी जरूर होंगे। मगर इस वक्त अगर उसको वो तब्दील कर रहे हैं तो वो हुकूमत अपने फायदे के लिए कर रही है। फिर हमें अभी तक ये भी कोई नहीं बता पाया कि अगर आप इस कानून को तब्दील कर रहे हैं तो अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो कैंडिडेट्स हैं जो पार्लियामेंट में हैं या सेनेट में हैं, अगर उन्होंने वोट कर दिया इस तरमीम के लिए, तो क्या इसी कानून के नीचे फिर आप उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने देंगे, यानी कि आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे? कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये किस तरह सारे फैसले हो रहे हैं। अगर जैसे कि कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कौन अपॉइंटमेंट्स करेगा, किस तरीके से करेगा? अब वही वाली बात कि अगर आप एक एक जो जराए से हमें चीज पता चल रही है उस पर सवाल पूछना शुरू कर दें तो आप अपने शो में कोई और बात ही ना करें। बट मैं अगर एक क्विकली कमेंट ये कर दूं कि शिराजी साहब ने कितनी दिलचस्प बात की कि 3 वुज़रा हैं जिनको मालूम है कि इस मुसव्वदे में गालिबन क्या है, और वो जो 3 वुज़रा हैं उनमें से एक ने भी इलेक्शन नहीं इस मुल्क का जनरल इलेक्शन जीता।
तीनों गालबन सेनेट के मेंबर्स हैं। एक को तो खैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपनाती भी नहीं है, मगर उनको मुसव्वदे की सारी तफसील मालूम है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तो रिप्रेजेंट नहीं करते, वो तो किसी और स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। पर कमाल है कि उनको मालूम है, मगर जो इतनी बड़ी नेशनल असेंबली है, जो आपकी और मेरी रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे वोट से बनी हुई है, जो उधर किसी को नहीं मालूम कि इसमें क्या है। जी एग्जैक्टली, जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे होने का एटलीस्ट क्लेम करते हैं। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात की है, लोग उसको एक पॉजिटिव वो भी देख रहे हैं कि हमारी जो अदालतें हैं, इतना बड़ा बैकलॉग है, लाखों के करीब केसेस हैं, वो सुने नहीं जाते, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अलग हो। कल इसारदार साहब कह रहे थे कि ये तो 18 साल पहले बात हुई थी, जिसका COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, और उसमें इमरान खान साहब के भी सिग्नेचर थे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर आप कहते भी हैं कि जी आईनी मामला अलग हो जाएंगे, लेकिन आरफा का सवाल अपनी जगह है कि उसमें तकर्रुरिया कौन करेगा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले हामिद मीर साहब को एक प्रोग्राम में सुन रही थी, वो कह रहे थे कि एक तजवीज़ ये भी है शायद हुकूमत के बैक ऑफ माइंड जो भी, कि अगर जजेस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके जज के तौर पर जो है वो अभी के चीफ जस्टिस को वहाँ पर लगा दिया जाए, ताकि आईनी मसाइल जो है वो उस तरह से सुनेंगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ा पेचीदे मामला है, इसको किस तरह से आगे बढ़ेगा। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। शाखावर साहब भी हमारे साथ होंगे, उनकी भी आईनी राय आप तक पहुँचाएंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर जो बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, तो इस पर अहमद उवैस साहब ज़रा फरमाएगा कि इसमें कोई बुराई तो नहीं है, बल्कि ये तो फिर एक अच्छा हो जाएगा कि सारी अदालतें जो कि एक आईनी मसाइल, कभी एक जमात अपने से मसला वहाँ पर लेके जा रही है, कभी एक मसला वहाँ पर चैलेंज हो रहा है, और सारे पार्लिमानी मसाइल, सारे आईनी, उसमें जो एक्चुअल केसेस हैं, जो दीगर केसेस हैं, अवामी मसाइल के केसेस हैं, अवामी इशूज़ हैं, वो तो पता है अवामी जो केसेस हैं वो तो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो ये एक ऐसे इक़दाम नहीं है आपकी नज़र में? वो आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक उसके ऊपर आपने कदगन लगा दी, और एक ऊपर एक अदालत और बिठा दी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए एक बिल्कुल अलग से एक अदालत लगेगी, और उस अदालत को के जज जो हैं वो कैसे सिलेक्शन होंगे, हुकूमत ने ये काम अपने पास रख लिया। अभी हर चीज़ इसीलिए वो खोल के सामने नहीं ला रहे हैं कि ओपन डिबेट होगी, तो इसकी हर बात के ऊपर आएगा कि यहाँ पे तो ये ऐसा महसूस होता है इनकी इन हरकत से कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है उसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है रूल ऑफ अथॉरिटी से। और यहाँ पे आइंदा ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में फिर ना रूल ऑफ लॉ है, ना डेमोक्रेसी है, यहाँ पे नेकेड डेस्पोटिज्म हुकूमत उसकी होगी, और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी जो पैदा होगी ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान जो है जिस अंदाज में बना था और उसकी बुनियाद क्या थी, ये उसकी बुनियाद को खोखला कर देगा। क्योंकि आइन जितने तदब्बुर के साथ और जितनी सब्र आज़मा वो वक्त गुजार के, जितनी ऊंच खुली डिबेट के बाद ये आइन बना था, और उसके बाद ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि आइन की इतनी अहम तरमीम जो है वो इस उजलत में छुट्टी वाले दिन सारा दिन इसी में लगा दिया, आज रात लगा रहे हैं। कल का इंतजार इसलिए नहीं करना कि कल सुप्रीम कोर्ट, कल वर्किंग डे है। अच्छा, बड़ी एक जब इतनी सीक्रेसी और इतना हर चीज़ छुपा के रखना होता है ना आरफा साहिबा, तो फिर मामलात ये कि फिर वहाँ पे बहुत सारी जो है वो चीज़ें स्पेकुलेशन हो रही होती हैं, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं जिनका हकीकत से कुछ का ताल्लुक होता है, कुछ का ताल्लुक नहीं होता। एक बात कल के फैसले में हुई कि अगर जैसे इलेक्शन कमीशन को उनका अगर डिले हुआ या नहीं हो पाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर ये तरमीम और ये जो तरमीम की बात हो रही है ये अगर नहीं हुई तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो क्या होंगे? हमारी इंडस्ट्री है ना, उसमें हम तज्जिया कम करते हैं, ज्यादा वक्त तो हम धमकियां ही सुनते रहते हैं। कभी कोई हमें बता रहा होता है कि किस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कभी कोई बता रहा होता है कि हमारे लिए आगे जो ताकतवर हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं या क्या हमें हमारे साथ होने वाला है।
तो ये मुस्तकबिल का हाल तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, बट ये ठीक है, हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस किसी ने बहुत बुरे प्लान किए हुए, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमने इस मुल्क के अंदर बहुत से सिविलियंस भी देख लिए जो समझ रहे थे कि वो 10-10 साल हुकूमत करने आ रहे हैं या अमीरुल मोमिनीन बनने आ रहे हैं। हमने बहुत डिक्टेटर्स भी देख लिए, और यकीन करें जब से मैं इस पेशे में हूं ना नादिया, तो जितने भी प्लान्स जिस भी हुकूमत करने वाले ने बनाए हैं ना, उसके पूरे नहीं हुए। तो अगर इस वक्त भी लोग कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो भाई हम पिछले 1.5 साल से कॉन्सिक्वेंसेस ही तो देख रहे हैं ना, आपसे फिर भी कोई चीज संभाली नहीं जा रही। तो अब जब आप कोई और भी कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ रहे हैं तो हम वो भी देख लेंगे, पहले आप पूरी तो करें। उसके लिए भी हम तैयार हैं। हुआ नहीं है इस मुल्क में उनसे, तो अब वो पता नहीं और क्या उन्होंने कर छोड़ना है हमारे साथ। एक अगर क्विकली आप मुझे एक और बात अगर करने दें नादिया, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेकंड, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं वापस आती हूँ। शाह खबर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक्चुअली मौजूद हैं, उनसे जरा हम बात कर लें, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम शाह खबर साहब। शाह खबर साहब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब आपके टाइम का। मुझे फरमाइएगा कि ये जो एक डू और डाई वाली सिचुएशन इस पर बनती नजर आ रही है कि होगा तो आज ही होगा तो हफ्ता इतवार के लिए जो है वो कभी कोर्ट्स रात में खुल जाती थी या हफ्ता इतवार को असेंबलीज खोल दी हैं, लेकिन अभी तक तो वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। सर, ये आईनी तजावीज़, आईनी बिल, जुडिशल पैकेज, इसका ज़राए से चीज़ें आ रही हैं, इतनी सीक्रेसी, इतनी अर्जेंसी, इसके पीछे क्या है आखिर? क्या समझते हैं आप कि क्यों ये इतनी अहम और इतनी अर्जेंट और इतनी सीक्रेट रखी जा रही हैं? जी नादिया, अगर मैं उसको जरा लाइटर नोट में कहूँ तो कल पूरा दिन भी और आज भी सारा दिन जो है एक टॉम एंड जेरी का जो एक कार्टून है वो मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फरीक जो है वो किसको जो है वो शिकस्त दे देगा, या कौन किसी को जो है वो जुल्म दे रहा है, या कौन किसी को धोखा दे रहा है। ये सारी सूरत हाल मैं आपको बताऊं कि बड़ी अफसोसनाक है कि कल से जो एक अवाम एक बड़े सस्पेंस में और एक बड़ी एक जानी कैफियत का शिकार हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अपने अपने जो सियासी अज़ाइम और मकासद हैं उनकी सारी गेम है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि अदलिया जो है वो भी एक फरीक के तौर पे सामने आई हुई है और उसको भी एक स्टेक होल्डर समझा जा रहा है, क्योंकि कल जो एक मुअज़्ज़ज़ 8 रुकनी जो बेंच तो नहीं था, एक चैम्बर हियरिंग हुई 8 जजेस की जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फैसला किया था, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसमें किसी को वजाहत चाहिए हो, हमारी गाइडेंस चाहिए हो, तो वो हमसे रिव्यू कर सकते हैं। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वजाहत जो है वो तलब की थी, जिसका जवाब पीटीआई ने दिया था, और वो बहुत दिनों के बाद वो चैम्बर हियरिंग की आज रिजल्ट आया है, कल रिजल्ट आया, उसका ऑर्डर आया है। हालांकि उसूली तौर पे होता ही है कि चैम्बर हियरिंग में फरीकैन को नोटिस करके तलब किया जाता है, उनके मौक़िफ़ सुना जाता है, और मौक़िफ़ सुनने के बाद एक ऑर्डर किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे वो चीज जो है वो अब ये जो उजलत जो आ रही है, मैं समझता हूँ कि आईनी तरामीम जो है ना वो बड़ी एहतियात और सोच विचार के बाद और एक कंसेंसस डेवलप करके होनी चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा कि बिल्कुल कोई शक नहीं है शाह खबर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सर। मैं से पूछना इस वक्त एग्जैक्टली ये भी चाह रही हूँ, जो अभी बात कर रहे थे दीगर शख्सियात भी, हमारे अहमद उवैस साहब भी हैं, आरफा नूर साहिबा हैं, अभी इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ, हम लोग जो बात कर रहे थे, तो अब कहना हमारे मेहमानों का ये भी है कि अगर ये आईनी तरमीम हो भी जाती है, जिसका अभी तक एग्जैक्टली पता ही नहीं है, ज़राए से बातें आ रही हैं कि आप 63A को भी छेड़ रहे हैं, आप जजिस की तैनाती की उम्र की भी बात कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं, ये सारी जब चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अदलिया की जो इस्सा की आज़ादी है उसको कहीं ना कहीं जो है उसको आप स्क्वीज करेंगे। तो क्या कोई रिएक्शन आ सकता है अदलिया की तरफ से? मुमकिन रिएक्शन होगा कोई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये आम हालात हो ना, अगर इस तरह की टेंस सूरत हाल ना हो, इसी तरह फरीकैन एक दूसरे के आमने सामने ना हो, तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये जितनी भी मुजवजा जो तजवीज़ शुदा तरामीम है, इस पे आम हालात में अगर ऐसी तरमीम कर दी जाए
तो ये बिल्कुल विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट है, वो बिल्कुल कर सकती है। जो आइन में दिया गया एक तरीकाकार है उसके मुताबिक। हाँ, एक बात जरूर है कि कोई ऐसी तरमीम जो कि अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी में मज़ाहम हो, उसको क्वेश्चनेबल किया जा सकता है। लेकिन ये जजेस, तमाम जजेस की उम्र में जो है वो इजाफा करना उनकी रिटायरमेंट एज में, या उसका तरीकाकार जो है चीफ जस्टिस या जजेस की तैनाती का, ये बिल्कुल पार्लियामेंट की डोमेन में है। लेकिन इस वक्त जो डू एंड डाई सिचुएशन जो है, वो जो रात को मतलब अभी तक कोशिशें हो रही हैं नंबर पूरे करने की तमाम चीजों को, और आज की एक जो डेडलाइन है कि जी आज हर हालत में करना है, तो ये इस चीज की गमाजी कर रही है कि इनको एक खतरा है कि कल हो सकता है कि ये जो 8 जजेस हैं या एक जज है वो जो कमेटी है सुओ मोटो इख्तियार हासिल करने वाली, उसको अगर लिख दें। अच्छा शाह खावर साहब, एक सेकंड, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इजाजत दीजिएगा एक मुख्तसर सा ब्रेक लेने की, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम हमें और दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आपकी ये बात मुकम्मल करना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, ब्रेक लेते हैं। जिन्हें से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शाह खावर साहब बीइंग विद अस। ज़रा बताइएगा, आप जिस खदशे का इज़हार कर रहे थे, यानी हुकूमती खदशे का, कि ये जो अर्जेंसी वाली बात है कि आज रात ही ये हो जाए वरना कल पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए नादिया, बात ये है कि बड़ी वाज़ेह बात है कि एक हमारी इसी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था 2023। उसमें यह है कि अगर कोई भी मुअज़्ज़ज़ जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का या कोई बेंच अगर किसी मसले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये लिखे कि आपको इस मामले पे जो है वो खुद इख्तियार इस्तेमाल कर लेना चाहिए 184(3) के तहत, तो वो फिर चीफ जस्टिस उसको कमेटी में रखेंगे जिसमें वो खुद भी मेंबर हैं और 2 सीनियर मोस्ट मेंबर्स जो है वो भी उसके मेंबर हैं। और वो मेजॉरिटी से अगर ऐसा करते हैं कि हमें कल ही एक फौरी तौर पर एक लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे देना चाहिए जो कि किसी भी मुमकिना गैर आईनी इक़दाम को जो है उसको प्रियम्प्ट कर दे पहले से ही। तो इस चीज़ के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं कि इसीलिए ये जो ज़्यादा उजरत से काम दिया जा रहा है, ज़्यादा हालांकि नॉर्मली इतने लेट नाइट तक सेशंस नहीं होते, और जो सिलेक्ट कमेटी और जो स्पेशल कमेटीज होती हैं उनके इजलास में इतने लेट नाइट नहीं होते। ये सिर्फ टाइम का जो है वो गेम है, नर्व्स की गेम है और टाइम की गेम है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत और उनके जितने इत्तेहादी और हिमायती हैं उनकी ख्वाहिश है कि ये आज ही सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, कल की कल फिर देखी जाएगी। अगर कल कोई इस तरह का इक़दाम आता है तो उससे पहले अगर एक आईनी तरमीम जो है वो ठीक है, बेशक वो राय जो उसूल है उसकी खिलाफ वर्जी में हुई हुई हो, उजलत में भी हुई हुई हो, लेकिन अगर वो वाकई दोनों हाउस उसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट उसी वक्त उसकी असेंट कर देते हैं, उसी वक्त वो गजट नोटिफाई हो गया रात को वैसे 3 बजे, तो उसका अपना इफेक्ट होगा। ठीक है जो है ये टाइम गेम है। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके टाइम का। अहमद उवैस साहब क्या कहते हैं, जिस तरह से अभी शाह खावर साहब फरमा रहे थे कि कल इस पे जो है वो 3 रुकनी बेंच जो है जिसमें जो बेसिकली जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो इस पे अगर कोई नोटिस ले लेते हैं और फिर एक बेंच बना देते हैं, ऐसा कोई मुमकिन रिएक्शन या मुमकिन चीज़ आप होते हुए देख सकते हैं, या इसके अलावा कोई मुमकिन रिएक्शन फ्रॉम द अदर साइड? जो हालात हैं देखिए ना, एटलीस्ट जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी हैं उसके लिए तो वो कल ज़रूर जो है बेंच भी बैठ सकता है और इसके ऊपर बड़ा सख्त वो कोई सुप्रीम कोर्ट एक अपना रिएक्शन जो है वो किसी एक बड़े सख्त ऑर्डर की शक्ल में भी सामने ला सकते हैं। और ये तमाम जो उजलत में ये काम किया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए कि वो जो रिज़र्व सीट्स हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, उसकी वजह ये है सिर्फ कि ये अब उसके अंदर वो जो एक तरामीम ला के और उसको कहेंगे कि ये जो है ये इसको अब एनफोर्स किया जाए और उसके तहत ये जजमेंट जो है वो रिडंडेंट हो गई है, इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द जुडिशियल नॉर्म है नंबर 1। और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आपने इस अंदाज में ही नलिफाई करना होगा
तो फिर यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फिर तो अदलिया का ये जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर है इसको भी गिरा दे, ख़त्म कर दे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं लास्ट कमेंट आरफा साहब आपसे भी ले लेती हूँ, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। सॉरी मैंने आपको उससे इंटरप्ट कर दिया था। नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र करते हैं ना, तो उससे मुझे याद आ जाता है कि हमारे मुख्तलिफ हुक्मरान आते हैं, वो कहते हैं पुलिस ठीक काम नहीं कर रही, चलो आज एक एलीट फोर्स बना देते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा ये एलीट फोर्स काम नहीं कर रही, डॉल्फिन फोर्स बना देते हैं। तो ये कोर्ट्स का भी यही मामला है, कोर्ट्स काम नहीं कर रहे, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बना दो, अब हमें सुप्रीम कोर्ट अच्छा नहीं लग रहा तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दो। मसला जो है वो स्ट्रक्चरल है, वो माशरे का है, सियासत का है, उसको हल नहीं करेंगे, जितने मर्जी कोर्ट्स बना ले हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और अदलिया भी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। अच्छा आरफा, जाते जाते खबर तो दें, मौलाना साहब मान गए नहीं मान गए, क्या शराइत हैं, मान जाएंगे नहीं मान जाएंगे? भाई मैं तो इतना ही कहूंगी कि जिन्होंने अमेंडमेंट करवानी है वो सबको मनवा लेंगे अगर उन्होंने करवानी होगी, वही कानून साजी करवाते हैं, वही इलेक्शंस भी मैनेज करते हैं, वो अमेंडमेंट भी करवा लेंगे। मौलाना साहब ने अब कितना कोई स्टैंड ले लेना है, ये मेरा जाती ख्याल है कि जिसके इंटरेस्ट में है तरमीम वो करवा लेंगे, चाहे वो PMLN है चाहे कोई और है। मौलाना साहब ने कितना कोई बहुत क्या हम ये कह रहे हैं कि बहुत नजरियाती इस वक्त स्टैंड ले रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया आरफा आपका टाइम का, और अहमद उवैस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, इफ्तिखार शिराज मौजूद थे। फिलहाल तो मौलाना साहब पार्लियामेंट में मौजूद है, मखसूस कमेटी भी जो खुसूसी कमेटी है उसमें वो मुशावरत कर रहे हैं, कुछ अपनी डिमांड सामने रख रहे हैं, कुछ अपनी शराइत सामने रख रहे हैं और कुछ उनकी सुन रहे हैं। बहरहाल ये मुशावरत हो रही है, बट अगेन आरफा की बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये होना है तो ये होना है। अब वो किन शराइत पे होना है सिर्फ वो अभी तय की जा रही है, वही तय होना बाकी है। लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल वर्किंग डे है और कल इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।